नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टेस्ट है वो विश्व का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी इन दोनों से रिलेटेड है। इस पूरे टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा, जिसको कि हम 6 पार्ट में पब्लिश करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में 150 क्वेश्चन को पब्लिश कर पाना सेफ नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है एक महामुकाबले के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पहला टेस्ट 7 जुलाई 2021 को करवा दिया गया है। उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दी गई है उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन का जो पहला प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको इस सीरीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, मैं पहले उस चीज़ को बता देता हूं कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद में अगर किसी डिवाइस में आप देख रहे हैं तो डिवाइस में देखते रहिए, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने रख सकते हैं और क्वेश्चंस को देखते समय और टिक लगाते हुए चलिए, जिससे कि लास्ट में आप अपना एवेल्यूएशन कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और क्या आपका रेशियो रहा है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। आपके पास ऑप्शन ए है ये टिटिकाका झील, उसके बाद में ठीसो सिकूर झील, उसके बाद में देवताल और उसके बाद में हाई श्वान झील। अब इसमें जो कह रहा है, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की डिमांड बिना पढ़े आप हमेशा क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर जाते हैं, और अक्सर आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था तो हमसे ये गलती हो गई है। तो यहाँ पे सबसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची झील। क्वेश्चन यहाँ पे कई प्रकार से ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं कि सबसे ऊंची झील वह झील जिसमें नौकायन किया जा सकता है, यानी कि नौकागम्य झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना आपके लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे हम एक एक झील के बारे में बात करते हुए चलेंगे। जो पहली है टिटिकाका झील, ये बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि एक पेरू है और एक बोलीविया है। पेरू और बोलीविया के मध्य में जो सीमा पड़ती है वहाँ पे टिटिकाका झील पाई जाती है। ये नौकायन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची झील में से एक है। हम दूसरी झील पे चलते हैं। दूसरी झील क्या है? ठीसो सिकूर झील। ठीसो सिकूर झील ये है, ये तिब्बत के पठार में पाई जाती है और इस झील को विश्व की सबसे ऊंची झील कहा जाता है। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो तो यही सही होगा कि ठीसो सिकूर झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। लेकिन अगर नौकागम्य के रूप में देखा जाए कि वह झील जो विश्व की सबसे ऊंची है और उसमें नौकागम्य भी किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगी? टिटिकाका झील हो जाएगी। जबकि देवताल की बात की जाए तो देवताल जो है भारत की सबसे ऊंची झील है, जो कि गढ़वाल ज़िले में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के हिमालय के क्षेत्र में गढ़वाल ज़िला है, वहाँ पे गढ़वाल का एक झील है देवताला। और उसके बाद में हाई श्वान झील के बारे में बात की जाए तो हाई श्वान झील जो है ये मिस्र में पाई जाती है, और इसके बारे में अभी और भी हम चर्चा करेंगे। हम पूरा जैसे कि अब हमारा जो पैटर्न रहेगा इस पूरे प्रोसेस में, जैसे कि यहाँ पे हम झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो फैक्चुअल नॉलेज हो सकती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, उनको इस पे डिस्कस कर लिया जाए कि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, करंट अफेयर में अगर कोई भी इवेंट ऐसी घटित हुई हो जो कि दिए गए क्वेश्चन से रिलेट कर रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी कहा जाता है कि हाल ही में नेपाल में एक झील की खोज हुई है जिसको काजिनसारा झील कहते हैं। इसको भी ये कहा जा रहा है कि ये विश्व की सबसे ऊंची झील होने का रिकॉर्ड बना सकती है। और हिमालयन टाइम्स के अनुसार इसको जो है वो मनांग ज़िले जो कि काजिनसारा झील को कुछ महीने पहले एक पर्वतारोहियों का एक दल था जिसके द्वारा इसको खोजा गया था। तो हम और भी कुछ चर्चा कर लेते हैं इसी के रिलेटेड, यानी झीलों से रिलेटेड कौन कौन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपने सुना होगा नाम, एक बैकाल नाम की झील है जिसे विश्व की सबसे
गहरी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे गहरी झील कहा जाता है। फिर ओनकाल, ये आप इसको आप पढ़ सकते हैं, ओनकाल, ये युगांडा की है एक झील। और हाईशुआन झील, हाईशुआन झील जो कि यहाँ पे आपकी दी गई है, ये क्या है? ये मिस्र की झील है। ओनकाल को और हाईशुआन झील, इन दोनों झीलों को क्या कहा जाता है? ये मानव निर्मित झीलें हैं और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कहा जा सकता है। यानी कि ओनकाल और हाईशुआन झील ये क्या है? मानव निर्मित सबसे गहरी झील या सबसे बृहद झील हैं। अगर तिब्बत के पठार की बात की जाए तो ठिशो सिकूर झील को अभी आपने देखा ही। टिटिकाला झील जो है कि ये पीरू और बेलूबिया के उसमें है। भारत की सबसे ऊंची झील अगर कहा जाए तो भारत की सबसे ऊंची झील के रूप में देवताला आता है। उसके बाद में डेड सी के बारे में अगर बात की जाए तो मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है और इसकी जो गहराई है वो सागर तल से 2500 फीट नीचे है। आप ध्यान दे सकते हैं कि जो मृत सागर है वो संसार की सबसे नीची झील है। कौन सा? मृत सागर। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करते चलिए। ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनका यूज आप एग्ज़ाम में एक फूडर पॉइंट के रूप में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में टर्की का एक है वॉन झील। वॉन झील का आपने नाम सुना होगा। वॉन झील जो कि अगर साल्ट की कंटेंट के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि जो उसकी लवणता है उसके आधार पे देखा जाए तो वॉन झील विश्व की सबसे अधिक क्षारीयता यानी लवणता के आधार पे सबसे लवणीय झील है, जिसमें इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 330% पाया जाता है। इसके बाद में जार्डन में जार्डन का जो मृत सागर है उसमें 238% लवणता पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक, इसका भी जो परसेंटेज है 220% पाया जाता है। उसके बाद में कैस्पियन सागर की बात की जाए तो कैस्पियन सागर की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की जो है सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे खारे पानी की झील भी पाई जाती है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं। यूराल और वोल्गा किस में गिरती हैं? एक एडिशनल पॉइंट आपको मिल रहा है, वो कैस्पियन सागर में मिलती हैं और जो कि सबसे बड़ी झील के रूप में पाई जाती है जिसमें लवणता होती है। फिर उसके बाद में अरल सागर है जो कि कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पे बनता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 2-3 नदियां आके गिरती हैं जिसमें अमदुरिया और सरदरिया दो नदियां हैं, अमदुरिया और सरदुरिया इसी के अंतर्गत आके गिरती हैं। फिर विक्टोरिया झील को कैसे भूला जा सकता है? अगर हम बात कर रहे हो किसकी, झीलों की बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर विक्टोरिया झील को नहीं भूला जा सकता, जो कि युगांडा, तंजानिया व केनिया, युगांडा जो कि आपका अफ्रीकन वो है, वहाँ के युगांडा, तांजानिया और केनिया की सीमा पे वो स्थित होती है। यह आपके लिए होमवर्क है कि आप विक्टोरिया झील को सर्च करिए मैप पे, और जो आपके पास मैप दिया गया है उसकी सहायता से आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। फिर इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको यहाँ पे पढ़ना ही रहेगा। जैसे ग्रेट स्लैव हो गया, ग्रेट वियर हो गया, रेडियर हो गया, ये बहुत सारी झीलें हैं जो कि कनाडा में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में महान झील के रूप में अगर देखा जाए तो ओटोनोरिया और ईरी जैसी कुछ झीलें हैं जो कि पाई जाती हैं, बहुत विश्वविख्यात हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी झीलें हैं जिनको आपको समझना और पढ़ना है, जिसमें कि जो पहले आपको कुछ बताई गई कि सबसे गहरी कौन सी है, सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है, और उसके बाद में मानव निर्मित कौन सी हैं। तो इस पे अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आप इनको तैयार कर सकते हैं, इसका एक नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपका फिगर में भी दिखाया गया है कि वॉन झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका जो साल्ट वाटर परसेंटेज है यहाँ पे दिया गया है। देवताल झील जो कि भारत की सबसे बड़ी वो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देवताल झील है, ये वॉन झील है, चाइना के पार्ट में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टिटिकारा झील है। तो इस तरह से आप मैप पे भी लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस में मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं और आप मैप की सहायता से अन्य क्वेश्चंस के लिए फूडर पॉइंट भी इकट्ठा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बहुत तेज़ी से ना बढ़ते हुए, बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जो आपकी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ होती है उसके माध्यम से आपके पास एक ऐसा नॉलेज बेस बनता है जिससे आप जो जीएस का फुल लेंथ टेस्ट होता है और भी जो कुछ अन्य क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेंस में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ते हुए चलिए। अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए, स्टेटमेंट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। फिर आपको ध्यान से हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी आदत में नहीं है, तो यकीन मानिए आप 10 से 15 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप देखेंगे जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने की वजह से आप 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि बैरोमीटर का जो रीडिंग है यानी पठन है, अगर उसमें तेज़ी से गिरावट हो रही है तो वो तूफान के संकेत देती है। दूसरा है कि बैरोमीटर के पठन यानी कि रीडिंग का धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का घोतक है। नंबर 3, बैरोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि वायुदाब में अंतर के कारण हवा में ऊर्ध्वाधर गति आ जाती है। ये भी क्या है, एक पार्ट है इसी क्वेश्चंस का। तो हम अब इस पूरे क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, और उस डिटेल डिस्कशन से पहले हम देख लेते हैं कि बैरोमीटर होता क्या है। बैरोमीटर वायुदाब को मापने का एक यंत्र है। बैरोमीटर का ये जो आप देख रहे हैं जो रीडिंग है, इसमें एक पारा भरा होता है, और वो जब वायुदाब उस पर बढ़ता है और घटता है तो उस कंडीशन में वो उस चीज़ को जनरली मेज़र करता है। मेज़र करने पे अब यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको भी समझ लेना पड़ेगा कि जब वायु संकुचित होती है, वायु कब दूर होती है, कब नज़दीक आती है, गर्म हवा बैठती है या नीचे जाती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है या ऊपर जाती है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जब उस चीज़ को समझ लेंगे तो आप बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, और अगर उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उस चीज़ को भी देख लेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें तेज़ी से गिरावट, अगर उसमें लगातार क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है, यानी कि वो लगातार नीचे जा रही है। तो नीचे कब जा रही है, जब ये बादल इससे दूर जा रहे हैं, और जब बादल दूर जाएंगे तो वो क्या कंडीशन देती है, तूफ़ानी कंडीशन बताती है, यानी कि मौसम क्या होगा, तूफ़ानी होगा, ऐसी कंडीशन इसके द्वारा बताती है। फिर दूसरा है कि जब उसका पारा पहले गिरता है यानी गिर जाता है और फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या बताता है कि वर्षा होने वाली है, क्योंकि एक बार गिरा तो बादल दूर गए और एक बार नज़दीक आया तो बादल क्या आए, पास आए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बादल है उनका मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है तो वर्षा क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे, अब हम स्टेटमेंट पे ही चलते हैं क्योंकि वहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा है कि बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो अगर लगातार बढ़ रहा है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो वो प्रतिचक्रवाती कंडीशन यानी कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में घोतक होती है, और मौसम क्या होगा, साफ होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो आपका स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो गलत कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि चौथा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पांचवा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो बैरोमीटर की जो इकाई होती है, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इसको मिली बार में नापा जाता है। मिली बार में इसके मात्रा को नापते हैं, जो मतलब कि जो वैल्यू होती है इसकी, उसको मिली बार में नापा जाता है। तो ये आप फिगर से समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 भी बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, सुना होगा, और जनरली आप लोग 50 बार सुने होंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव ये क्या होता है। तो क्वेश्चन है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को इस पे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो प्रदेश होते हैं या जो देश होते हैं, जो शीत प्रधान देश होते हैं, वहाँ पे फल और सब्जियों का उत्पादन एक ग्रीन, आपने देखा होगा कांच जैसा एक घर बनाया जाता है, जिसमें कि सूर्य की किरणें
पहुंचाई जाती हैं, और वो जब सूर्य की किरणें उसके अंतर्गत जाती हैं तो उसके द्वारा जो निकाला जाता है प्रकाश, जो निकाला जाता है, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि जब किसी एक ऐसे कांचनुमा घर को बनाया जाता है जिसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश को प्रेषित किया जाता है, और वो उसके अंदर जाने के बाद में जो उसका रिफ्लेक्शन होता है अवरक्त किरणों के रूप में, वो नहीं निकल पाता, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो पूरा जो हाउस होता है उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और उसमें गर्मी उत्पन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्पादन किया जाता है। तो वो घर के अंदर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने का जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसे हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और पिछले कुछ दशकों में आपने देखा होगा कि पृथ्वी के तापमान में भी कुछ वृद्धि हो रही है, जिसकी व्याख्या को हरित प्रकाश प्रभाव के द्वारा ही किया जा सकता है। तो हम अगर इसको परिभाषित करें कि ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट होता क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। और जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो इसी के कारण इस पे जीवन क्या है, संभव हो पाता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश जो किरण पुंज हैं को एक रूप में ग्रहण करता है, ठीक है, और सतह को जब ग्रहण कर लेता है तो सतह गर्म हो जाती है, और वो सतह गर्म करने के बाद में वहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। और सूर्य की ओर से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग पेड़ पौधों और ग्रीन हाउस के अन्य साधनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इस अवशोषित ऊर्जा का जो अधिकतर भाग है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो ग्रीन हाउस को क्या करते हैं, गर्म बनाए रखने में मदद करते हैं। और ग्रीन हाउस गैस में मौजूद जितने उसकी सतह पे जितने भी पार्टिकल मौजूद होते हैं वो उस उष्मा के द्वारा बंधे रहते हैं और ग्रीन हाउस का तापमान मेंटेन करने में वो सहायक होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक ऐसे फिगर में आपने देखा होगा बना रहता है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो वो प्रकाश किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशंस होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और वो उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। सेम प्रोसेस पूरी पृथ्वी के लिए भी अप्लाई होता है। अब इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो उपस्थित गैसें हैं वो उष्मा को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और जब उष्मा का अवशोषण होगा पृथ्वी की सतह पर तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर का आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने की पावर है पृथ्वी की, रात में गर्म और रात में ठंडी हो जाती है, दिन में फिर गर्म हो जाती है, तो वो अपने आप को क्या करती है, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए रहती है, और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो सबसे ज़रूरी ग्रीन गैसों की बात अगर की जाए तो सबसे ज़रूरी ग्रीन गैस क्या होती है जो पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करने में सहायक होती है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, भाप आ जाता है। क्या आ जाता है, भाप आ जाता है, जिसको हम वाटर वेपर के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा उसमें आ जाता है, उसमें कौन सी चीज़ आ जाती है, उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जिसे हम CO2 कहते हैं। फिर उसके बाद में मेथेन आ जाता है, CH4 जिसे कहा जाता है। मेथेन के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आ जाता है, N2O आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं पीछे स्लाइड पे चल के कि जो परसेंटेज होता है, अगर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में जो भी और भी चीज़ें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो उनका रासायनिक नाम और कितना परसेंटेज होता है। तो अगर वाटर वेपर की बात की जाए, वाटर वेपर को H2O से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका परसेंटेज 36 से 70% के बीच में होता है। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, जो कि ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट के लिए एक गैस के रूप में कार्य करते हैं। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26% के बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा। मेथेन आ गया आपका। मेथेन जो है वो लगभग 4 से 9% के बीच में मिलता है। फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड भी 3 to 7% के लगभग यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद में ओजोन भी है, जो इसका एक पार्ट है, वो भी क्या है, इसके अंतर्गत मिलता है। उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन
उसका भी मात्रा यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी CFC जिसे कहा जाता है, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट करने में इनकी तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे जो दिए गए प्रश्न है उसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट करने में सबसे तीव्र होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये इनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करती हैं, उसको मेंटेन करने में सहायक होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वैनिशिंग ओशन यानी घटता हुआ समुद्र कहा जाता है। तो वैनिशिंग ओशन के रूप में बात की जाए तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत कट गया, हिंद महासागर कट गया, अब बचे ये दोनों, इन दोनों को ही वैनिशिंग ओशन कह सकते हैं। अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर की तो ये काफ़ी बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर ही क्या है, वैनिशिंग है, ये छोटा महासागर है। ये अगर देखा जाए तो सबसे, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स हम अगर देखें तो ये सबसे छोटा महासागर है। क्या है, सबसे छोटा महासागर है। इसमें इसका जो अधिकांश भाग है वो पूरी तरह से बर्फ़ से जमा हुआ है। इसी को छिपता हुआ यानी कि वैनिशिंग ओशन भी कहा जाता है, और इसे श्वेत सागर या सीमांत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर गहराई के रूप में देखें तो यह सबसे कम गहरा महासागर है, यानी कि इसकी गहराई क्या है, बहुत कम है। ये बहुत उथला है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे बर्फ़ की मात्रा अधिक है, इसलिए ये सबसे उथला सागर है। और विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तटमग्न या मग्न तट जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो इसी आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैनिशिंग ओशन किसे कहा जाता है, वैनिशिंग ओशन आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नदी घाटी परियोजना से किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हों कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। तो पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए कि हमें नदी घाटी परियोजना, पहले तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कैसे और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो है कुंडा परियोजना है। कुंडा परियोजना किस नदी से है, नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये कुंडा नदी के साथ में होगा। तो पहला आपका सही हो गया। अब आपको अंदाज़ा क्या लगाना है, यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हुए चलते हैं। अगर आपके पास में सूची वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें सबसे पहले को आप मिलाने की कोशिश करिए। तो अक्सर आपको दिखेगा कि यहाँ से ही आप 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे तो बहरहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को आप अप्लाई करेंगे। तो एक मिला, एक आप मिलाइए, और उसके बाद में जो 2 नहीं मिल रहे हैं उनको कट कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन लगाने की जो तीव्रता होगी वो थोड़ी से तेज हो जाएगी। उसके बाद में अब तावा परियोजना है। तावा परियोजना, इसके अंतर्गत नर्मदा की एक सहायक नदी तावा है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। होशंगाबाद का नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का है। वहाँ पे तावा परियोजना को अंगीकृत किया गया है और एक बांध बनाया गया है, जो कि जिसकी लंबाई क्या है, लगभग 58 मीटर ऊंचा और 1815 मीटर लंबा एक बांध बनाया गया है। कहाँ पे, होशंगाबाद ज़िले में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है, ये नर्मदा नदी के नर्मदा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको तो तावा कहते हैं, उस पे है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, चौथे से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एक आपने एलिमिनेट किया, दूसरा अगर एक सब में कॉमन है तो दूसरे में आप देखेंगे कि बी वाला 4 यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। अब ये वाला तो नहीं होगा, इन दोनों में से नहीं होंगे, या तो ये आपका ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन। अगर आप सी प्राप्त कर ले तो डी आपका आसानी से लग जाएगा। अब सी क्या है, पूचमपाद परियोजना। पूचमपाद परियोजना ये बेसिकली गोदावरी की एक परियोजना है। और गोदावरी कहाँ पे है, गोदावरी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए। गोदावरी कर्नाटक में है, ठीक है। और जो कर्नाटक में है, इसी पे एक वेसिन यानी अपवाह तंत्र के द्वारा एक पूचमपाद परियोजना की स्थापना की गई है। तो ये क्या हो गया, आपका 2 सही हो गया। अब यहाँ पे आप मिला लीजिए, 2 किस में आ रहा है, ये। तो ये आप डी बिना ये कर सकते हैं, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आप नदी घाटी परियोजना को कैसे तैयार करें।
नदी घाटी परियोजना को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं रिवर सिस्टम हमारा जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। हम पूरे रिवर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं, और दूसरी होती हैं पेनिसुलर रिवर, जिन्हें कि ये प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं और ये हिमालयी नदियां होती हैं। आप बस इतने से समझ सकते हैं। अब हिमालय में 3 रिवर सिस्टम्स आपके काम करते हैं। पहला आपका इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद में गंगा, और गंगा के बाद में आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्रा। ये 3 नदियां हैं, 3 रिवर सिस्टम है। अब आप इंडस की बात करें तो इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका आप यहाँ पे नाम बना लीजिए। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। सारी नदियों का यहाँ पे नाम लिखने के बाद में उन पे कौन कौन से रिवर मतलब कि नदी घाटी परियोजनाएं चालू की जा रही हैं उनको आप बना सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसी तरह से आप गंगा पे भी काम कर सकते हैं, और ब्रह्मपुत्रा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उन सबको आप मेंशन करके लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर्स की। पेनिसुलर में सबसे पहली आपकी आ जाती है कि महानदी। महानदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, देखते चलिए और कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। गूगल का प्रयोग करिए, बुक्स का प्रयोग करिए, लेकिन आप आंसर्स करते रहिए। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। पार्टिसिपेशन से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और जो आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बाकी और भी जितनी चीज़ें हैं उनको तो आप करते ही आ रहे हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पर आप अक्सर भूल जाते हैं उन चीज़ों को आपको करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में गोदावरी हो गया। गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी हो गया। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं उनके ऊपर कितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। कृष्णा के बाद में आप कावेरी की बात कर लीजिए, कावेरी पे भी आप बना सकते हैं। कावेरी के बाद में आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी हो गया। नर्मदा के बाद में तापी हो गया। तो इस तरह से आप इन सारी पेनिसुलर रिवर्स के ट्रिब्यूटरी और उस पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उनको कर लीजिए। प्लस हिमालयन रिवर में जितनी भी हैं, चाहे इंडस हो, गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, इन 3 रिवर सिस्टम प्लस इनकी ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियां होती हैं उनको, और इनकी गंगा की सहायक नदियां और गंगा के ऊपर जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ब्रह्मपुत्रा। तो इससे आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन के भी आप कहीं ना कहीं उसका उपयोग करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपने रिवर सिस्टम ही तैयार कर लिया, ट्रिब्यूटरीज तैयार हो गई, तो कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आपका इसमें से बन ही जाना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क के लिए मेसाम्बी रेंज है, पिलवारा क्षेत्र है, सांसी क्षेत्र है, और इनमें से कोई नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पहला स्टेटमेंट है कौन सा है, मेजाम्बी क्षेत्र। मेजाम्बी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो मेजाम्बी क्षेत्र हो गया, मेजाम्बी क्षेत्र के बाद में पिलवारा क्षेत्र हो गया, सांसी क्षेत्र हो गया। मेजांसी क्षेत्र ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर पिलवारा क्षेत्र है, पिलवारा क्षेत्र के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। सांसी क्षेत्र चीन के से रिलेटेड है, और उसके बाद में ये ऑप्शन आपका डी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आयरन आर्क जो पाई जाती है, जो परसेंटेज जो वैल्यूज़ मिलती हैं, वो पिलवारा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आयरन ऑक मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भारत में लौह अयस्क का जो रेंज है वो धारवाड़ जो है
धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंतर्गत लौह अयस्क की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वार्टाइज कायंत्रित होता है किसके द्वारा? क्वार्टाइज किसके द्वारा कायंत्रित होता है? तो जो कायंत्रित होता है, कायंत्रित को चट्टानें जो होती हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से भी जाना जाता है, इसका इंग्लिश नेम होता है। क्यों मैंने इंग्लिश बताया? क्योंकि मैं इसकी पूरी साइकिल आपको समझाने वाला हूँ। साइकिल ये है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा तो आप लोग जानते ही होंगे, जो ज्वालामुखी के अंदर एक लिक्विड फॉर्मेट में होता है, जो एक्सप्लोजन के बाद में बाहर आता है तो वही धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है, यानी कि उसका वो क्या होता है, सॉलिड होने लगता है। किसके द्वारा? एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, उससे वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जब इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर 2 कंडीशन अप्लाई हो सकती है। पहली कि उसमें वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, यानी कि अपक्षयन, इरोजन और उसके ऊपर मतलब कि डिपोजिशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वो सेडिमेंट का फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकता है। अगर इसी इग्नियस रॉक को फिर से खूब अधिक तापमान दे दिया जाए, उसको हीट और प्रेशर खूब दे दिया जाए, अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए तो वो फिर से क्या हो जाएगी? मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसको हीट भी दिया जाए और प्रेशर भी दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? मेटामॉर्फिक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर इस सेडिमेंट का भी लेटिफिकेशन किया जाए तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक के बाद में वो मेटामॉर्फिक रॉक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। किससे? हीट एंड प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे जो साइकिल दिख रही है उस साइकिल के आधार पे देखा जाए तो क्वार्टाइज यानी कायंत्रित किससे बनता है? चूना पत्थर से, ऑब्सीडियन से या बलुआ पत्थर से, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके सामने है, सॉरी मैं बढ़ गया आगे, ये कि मेटामॉर्फिक कहाँ कहाँ से बन रहा है? सीधा ये तो मैग्मा से भी बन रहा है, यानी इग्नियस रॉक से भी बन रहा है, यानी रूपांतरित चट्टानों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फिर सेडिमेंट्री से भी बन रहा है, सेडिमेंट के द्वारा नहीं बन रहा है। किससे नहीं बन रहा है? सेडिमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो आंसर आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें चूना पत्थर क्या है? एक प्रकार का सेडिमेंट है। एब्डिशियन क्या है? सेडिमेंट है। बलुआ पत्थर क्या है? सेडिमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मैग्मा सॉलिड होके धीरे धीरे ठंडा होके क्रिस्टल के रूप में जब आता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक को फिर उतनी ही ऊर्जा देने की मेल्ट कर दे तो मैग्मा बन जाएगा। अगर उसको हीट भी दी जाए और प्रेशर भी दी जाए, गर्म करके दबाया जाए तो वो क्या हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसी को छोड़ दिया जाए, फिर उसमें धीरे धीरे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस हो तो वो सेडिमेंट का फॉर्मेट ले लेती है, और सेडिमेंट का जब लेटिफिकेशन होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 प्रायद्वीपीय पठार और उनका निर्माण काल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके पास में, इसको देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और किसका निर्माण किस टाइम पे हुआ था। तो राजमहल श्रेणी जो है, राजमहल श्रेणी गोंडवाना टाइम पीरियड में उसका फॉर्मेशन हुआ था। कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम की चट्टान है। उसके बाद में छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू धारवाड़ शैल क्रम का पार्ट है। और उसके बाद में जो कृष्णा नदी है वो कुडप्पा काल की नदी है, तो सॉरी घाटी है। तो इस कंडीशन पे आप इनका प्रयोग करके आप अपना बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जा रहा है तो आपका ये होगा या ये होगा। अब हम बी को भी देख लेते हैं, बी में कौन सा ऑप्शन सही है? बी का पहला हो रहा है, तो बी का पहला हो रहा है यानी ये, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगर आपको 2 आ रहे हैं, 2 का पेयर आप बना सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अब क्यों दिखाई गई मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जो चट्टान है और चट्टानों का जो उपक्रम है वो यहाँ पे दिखाया गया है। धारवाड़ क्रम क्या कि जो चट्टानें हैं उनको पूरा पूरा ब्लैक से दिखाया गया है, यानी ये पूरा पार्ट ये आप जो देख रहे हैं ये आप नागपुर प्लेट्यू का जो पूरा पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजरात और मध्य प्रदेश का जो भी भाग है यहाँ पे भी
कुछ पार्ट यहाँ पे, ये सारा जो सिस्टम आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो ब्लैक है वो धारवाड़ क्रम की है। विंध्यन क्रम की बात आप की जाए तो ये आपका विंध्यन क्रम का रेंज हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। गोंडवाना क्रम की बात की जाए तो ये और ये जो सर्किल फॉर्मेट बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप में भी बात की जाए, टर्सरी पीरियड की बात की जाए, क्वार्टनरी पीरियड की बात की जाए या आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो यहाँ पे एक फेज दिया गया है। अब आप इस मैप को यूज करके उस क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मांस आयातक राष्ट्र कौन सा है। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील, चीन और इंग्लैंड। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की, मांस का आयात कौन करेगा, जिसके पास मांस का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अब उत्पादन किसके पास नहीं हो जाएगा, जहाँ पे वेजिटेशन क्या होगी, बहुत कोल्ड होगी। और जब बहुत कोल्ड होगी वेजिटेशन तो वहाँ पे क्या होगा, ना घास का उत्पादन हो पाएगा, ना बहुत सारी चीज़ें बन पाएंगी। और उस कंडीशन पे वहाँ पे जो पशुओं का सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पे आप वहाँ पे मांस को आयात करना पड़ेगा। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है, ब्राज़ील भी उतना नहीं है, चीन भी उतना नहीं है, इंग्लैंड सबसे कोल्ड है, इसलिए इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा मांस का आयात किया जाता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील और चीन ये लोग निर्यात ही करते हैं, क्योंकि इनके पास में विश्व के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके ये लोग उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कजाकिस्तान की राजधानी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या है तो उसका जो राजस्थानी है वो राजधानी है उसे क्या कहते हैं, नूर सुल्तान कहते हैं। अभी 30 वर्षों तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान और ने अपने ही नाम पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसकी सहायता से हम और भी कई क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो कह रहा है ये कथन और कारण के आधार पर है, अजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ये स्टेटमेंट 1 है। उसके बाद में दूसरा है कि गन्ने का प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। जबकि बात की जा रही है गन्ना की, तो गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय फसल है। जबकि दक्षिण भारत का जो एटमॉस्फेयर है, वो जलवायु है, वो भी क्या है, उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु है। तो वहाँ पे क्या होगा, गन्ने का ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा उत्पादन होगा। और आदर्श जलवायु उपस्थिति के कारण दक्षिण भारत में जो गन्ना उगाया जाता है, जब आदर्श कंडीशन मिलेगी तो गन्ना क्या होगा, मोटा होगा। मोटा गन्ना होगा तो उसमें शर्करा की मात्रा अधिक होगी और वो अधिक मात्रा में रसीला भी होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि दक्षिण भारत जो है वो समुद्र तटीय जलवायु का भी प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। और जब समुद्र तटीय जलवायु मिलती है तो काली मृदा भी बन जाती है, और काली मृदा जो होती है नमी का संरक्षण करती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफ़ी विकसित है। वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह की मात्रा आप देखेंगे तो अन्य देशों अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ पे बहुत अधिक विकसित है, जिसके कारण उनको पर्याप्त सिंचाई भी मिल जाती है। काली मिट्टी के होने के कारण मृदा का संरक्षण और नमी का संरक्षण भी हो जाता है। प्लस में जो आदर्श जलवायु है, क्योंकि वो क्या है, समुद्र तटीय जलवायु का वहाँ पे प्रभाव मिलता है, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन 4-5 फेवरेबल कंडीशन की होने की वजह से वहाँ पे जो गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भी काफ़ी अधिक होता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में अधिक चीनी उत्पादन होता है, ठीक है। फिर गन्ना के उत्पादन में अगर बात की जाए तो भारत द्वितीय स्थान पे आता है, और विश्व का लगभग 40% गन्ना का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण गन्ने को 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, जो और औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, दक्षिण भारत में पूरी होती हैं, जिसके कारण वहाँ पे गन्ने का क्या होता है, उत्पादन सर्वाधिक होता है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
उसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कुछ ऐसे जो राज्य हैं इनमें गन्ने का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कथन ए जो है वो गलत है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ये गलत है। और दूसरा सही है, आपका आर क्या है, सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपकी 13 है। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है और हिमाद्री को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान भी है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी ना होकर सबसे युवा श्रेणियों में से एक है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिवालिक श्रेणी है इसको बाह्य हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे युवा भाग जो है वो शिवालिक हिमालय है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट पहला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि हिमाद्री को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमाद्री को ही महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या सर्वोच्च पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह परा हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 2 सही होगा, इसलिए ऑप्शन आप बी केवल 2 सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो और आप लोग इस सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपके सामने जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, आप उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि लगातार इसमें इंटरेक्ट करते रहिए, आंसर करते रहिए, जिससे कि इस चीज़ को आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ाया जा सके और हम लोग इसको इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ सकें। तो पहला प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी मदें नहीं शामिल है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों में आय को जो अर्जित किया जाता है उसको अर्जित करने के लिए 3 प्रकार के फॉर्मेट बनाए गए हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। सबसे पहले होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, फिर आपका द्वितीयक क्षेत्र और फिर आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट कह सकते हैं, या मैं वहाँ से उसको एडॉप्ट किया जाता है और नेचुरल फॉर्मेट में हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का उत्खनन कर दिया जाए, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, पशुओं का पालन कर दिया जाता है, मछली पालन होता है, वो और भी जितने भी प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इन्हीं चीज़ों का हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग का मतलब इनको थोड़ा सा और एडवांस करके मार्केट में उसको यूज करना। ये खनन किया गया तो उससे लौह या कोयला का जो भी उत्पादन होता है, जो चीज़ें बनती हैं, और भी जो चीज़ें जैसे वस्त्र हो गया, वाहन का निर्माण किया गया, बिस्किट बनाया गया गेहूं से, केक बनाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट के रूप में हम जिसे यूज करने लायक बना लेते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र का पार्ट हो जाता है। और तृतीय क्षेत्र जो होता है उसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जैसे कि बीमा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के रूप में आती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं है। तो खनन ऑब्वियस सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र का है। कृषि और मत्स्य पालन, केवल वस्त्र उद्योग क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है कि कौन सी अग्नेय शैल है। अग्नेय शैल पृथ्वी की आंतरिक सतह से जब मैग्मा निकलता है और वो अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि आपको उस प्रोसेस में बताया गया था कि मैग्मा निकला, मैग्मा के बाद में वो सॉलिडिफाइड होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो क्या बनाता है, इग्नियस बनाता है। इग्नियस कंडीशन के अंदर का जी को क्या कहा जाता है, अग्नेय चट्टाने कहते हैं। ठीक है,
तो इसलिए जो आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, आग्नेय शैलों का रूप होता है। अब इन्हीं को अगर बहुत मेल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये फिर से मैग्मा बन जाएगी, और इसको प्रेशर दिया जाए और हीट दी जाए तो ये क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती हैं। अब वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं? ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं यानी कि भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में एक रेखा होती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। एक आर्कटिक सर्किल होता है और एक अंटार्कटिक सर्किल होता है। इनका अगर वैल्यूज़ देखा जाए तो 0 डिग्री से वो होता है, ये 23 इंटू हाफ होता है, 23 इंटू हाफ साउथ होता है, 66/1/2 ये होता है नॉर्थ में, और ये आपका 66 हाफ साउथ में हो जाता है। ठीक है, तो निम्न वायुदाब कहाँ, वायुदाब कैसे बनते हैं? जब ये इक्वेटर यहाँ पे सनराइज सूर्य के प्रकाश एक तीव्र इंटेंसिटी पे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर एक तीव्र इंटेंसिटी के कारण पड़ेगा तो यहाँ पे गर्म हवाएं होंगी, गर्म हवाएं गर्म से ठंडी की तरफ बढ़ती हैं। जब ठंडी की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे वायु का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब यहाँ पे वायु का प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा। तो निम्न वायुदाब कहाँ पे बन रहा है, भूमध्य रेखा पे बन रहा है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये एक रेखा बन जाती है यहाँ पे, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं। कब, जब यहाँ पे उच्च मतलब गर्म हवाएं गर्म से ठंडे की तरफ जब मूव करती हैं तो उस कंडीशन पे इनका जो एक जोन होता है उसमें मूवमेंट होता है, तो उसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। तो वो क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भौतिक यांत्रिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है? तो फिजिकल वेदरिंग के लिए महत्वपूर्ण जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपका टेम्परेचर हो जाता है यानी ताप, उसके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। ताप के बाद में दबाव भी उसी के तहत आ जाता है। उसके बाद में जल योजन का मतलब होता है कि वेपराइजेशन भी क्या होता है, इसी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तीनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद में घर्षण भी इसी के तहत आ जाता है, घर्षण के द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, और इन 4 चीज़ों के द्वारा क्या होता है, आपका भौतिक यांत्रिक अपक्षय किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भौतिक यांत्रिक अपक्षय की क्रिया नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, स्टेटमेंट 1 है। और दूसरा कह रहा है मृत्तिका में रंध्राकाश में रोम छिद्र जो होते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है, मृत्तिका तो आपने पहली बार सुना होगा आई थिंक, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बहुत ही एलोबरेट करके समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं उसको समझने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो वो सॉइल होता है, उसका जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसके 3 रूप पाए जाते हैं। पहला होता है रेत, दूसरा होता है सिल्ट, और तीसरा होता है मृत्तिका। मृत्तिका को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। ठीक है, तो भौतिक दृष्टि से इन 3 अवयवों में रेत, सिल्ट और मृत्तिका होता है। रेत जो है वो स्थूल अवस्था होती है, क्या होती है, स्थूल अवस्था, या इसका एक स्थूल अवयव होता है। ठीक है,
दूसरा रेती के बारे में बात की जाए तो रेत जो होती है इसमें केशिकत्व नहीं होता। केशिकत्व का तो आपने कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। केशिकत्व एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कि एक ऐसे रेशे के रूप में किसी भी जल का या अन्य चीज़ का ऊपर चढ़ना। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हो और उसमें तौलिए का एक पार्ट छुआ दिया जाए तो धीरे धीरे पूरी तौलिया क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। वो क्यों गीली होती है? केशिकत्व के द्वारा। जो चिमनी होती है, चिमनी आप ढेवरी का नाम सुने हो, तो ढेवरी में जो बाती होती है उस बाती के माध्यम से जब तेल ऊपर चढ़ता है तो वो केशिकत्व के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो रेत होती है इसमें केशिकत्व नहीं होता है और ना ही इसमें ससंजन होता है। एक ससंजन भी एक प्रकार का बल होता है, ये ससंजन बल भी इसमें नहीं पाया जाता है। और रेत के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो 0.04 मिलीमीटर के लगभग होता है। 0.04 मिलीमीटर से लेकर और भी बड़ा हो सकता है, लगभग 2 मिलीमीटर के बराबर हो सकता है। फिर बात करते हैं सिल्ट की। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट भी एक प्रकार का कण होता है, रेत के कण से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका जो आकार होता है वो 0.4 से लेकर 0.002 मिलीमीटर के लगभग हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक निष्क्रिय पदार्थ हो जाते हैं क्योंकि इसमें भी कोशिकात्व की मात्रा कम होती है। लेकिन जो तीसरा पार्ट है मृतिका, मृतिका इसका एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसकी जो साइज होती है 0.02 मिलीमीटर होती है। रेत, सिल्ट और मृतिका में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ रेत और सिल्ट ये दोनों निष्क्रिय होते हैं, वही मृतिका जो होती है वो रासायनिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सकती है। रासायनिक क्रियाओं में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकती है कि मिट्टी की जो बनावट होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मृतिका के ही आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रेत, सिल्ट और मृतिका की अधिकता होने पर मिट्टी को रेतीली मिट्टी, सिल्टी मिट्टी या मटियार मिट्टी के भी नाम से जाना जा सकता है। और इन अवयवों का अगर प्रतिशत निर्धारण कर दिया जाए तो भौतिक विश्लेषण के आधार पर, यानी मैकेनिकल एनालिसिस अगर इन चीज़ों का किया जाता है तो उस कंडीशन पे हम इनकी बनावट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके आधार पे आपने समझ लिया कि मृतिका क्या है। तो एक प्रकार का ये रासायनिक अवयव है और जब किसी भी चीज़ का रासायनिक अवयव होगा तो उसमें जल धारण करने की जो क्षमता होगी वो सर्वाधिक होगी। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट ए है कि मिट्टी की प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, ये आपका एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन है। उसके बाद में मृतिका का रंध्राकाश बड़े आकार का होता है, ये आपका गलत है क्योंकि अभी आपने देखा इसका जो रंध्राकाश होता है वो 0.002 मिलीमीटर के लगभग होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका देखिए ए सत्य किंतु आर असत्य, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेहनत इस पर की जा रही है उस चीज़ को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको कमी दिख रही हो, जो भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए अनुकूल कौन सी मिट्टी है। और अनुकूल मिट्टी, कपास की जो खेती होती है इसके आप फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहले इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद में मौसम भी जो है वो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। बारिश की अगर बात हो जाए, अगर बारिश हो जाती है और ये पकने वाली कंडीशन में होती है तो पूरी तरह से फसल ख़राब हो सकती है, तो इसलिए बारिश की भी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। और इन सारी फेवरेबल कंडीशन को लेटराइट मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी की बात करें, जड़ोल मिट्टी की बात करें तो वो फुलफिल नहीं करते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कैपेसिटी ऑफ दीज सॉइल्स आर वेरी लेस देन ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो होती है इसकी मॉइस्चर कंटेंट कैपेसिटी जो होती है और बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सबसे अधिक होती है। इसलिए कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉल्युबल जो पार्टिकल हो सकते हैं वो काली मिट्टी हो सकती है कपास की खेती के अनुकूल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ माइनर्स के बारे में बात किया गया है। तो एशियाई माइनर, सेमोटा पठार,
यूक्रेन, पठार और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे दिया गया है कि इन सारे ऑप्शंस को आपको करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एशियाई माइनर टर्की में है, ये भी आपका सही है। मेसेटा पठार स्पेन में है, और ये मेसेटा पठार जो है स्पेन में नहीं है, ये प्राइस स्पेन के अंतर्गत है। ओरोबिया है, अरेबिया जिसे कहते हैं, अरेबिया प्राइस स्पेन के अंतर्गत आता है मेसेटा पठार, तो ये भी आपका गलत है। और यूक्रेन पठार जो है ये संयुक्त यूक्रान पठार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है, तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका टेस्ट पेपर में सही किया गया है इस चीज़ को, ये आपका हो जाता है बी और सी, ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट नहीं किया गया, बाकी टेस्ट पेपर जो फिजिकल फॉर्मेट में है वहाँ पे आप देखेंगे तो वो चेंज मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है। 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो लिपोपो नदी, माही नदी, अमूर नदी, कांगो और जायरे। कांगो और जायरे होंगी नहीं क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत पाई जाती हैं, अफ्रीका कर्क रेखा के काफ़ी नीचे है, तो ये आपका नहीं होगा। अंगूरा नदी भी नहीं होगी। माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन से मेघों द्वारा वर्षा होती है। इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेघों के प्रकार को समझेंगे। मेघों के प्रकार को समझने के बाद में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो धरातल से ऊंचाई के आधार पर है, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले उन्हें हम उच्च मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च मेघ। उच्च मेघ कहाँ से? 5 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर की हाइट तक जो मेघ होते हैं उनको उच्च मेघ कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका आता है साइरस, CIRRUS, साइरस, CLOUDS, साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड को ही पक्षाभ मेघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये उच्च क्लाउड होते हैं। अब उच्च क्लाउड होते हैं, उसके बाद में साइरस स्टेरस क्लाउड, CIRRUS, साइरस, STRA, साइरस स्टेरस क्लाउड, यानी कि इनको पक्षाभ, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए, स्तरी मेघ। ठीक है, उसके बाद में पक्षाभ कपासी यानी कि साइरस क्यूमुलस, शायरो, ये आपका शायरो हो जाएगा, शायरो क्यूमुलस, CUMULUS, क्यूमुलस, CLOUDS, क्लाउड्स। इनको पक्षाभ कपासी मेघ भी कहा जाता है। तो उच्च मेघ में 3 हो गए, साइरस क्लाउड, साइरस क्यूमुलस स्टेरस क्लाउड और साइरस क्यूमुलस क्लाउड, यानी पछाभ मेघ, पछाभ स्तरी और कपासी। 3 हो गए, यानी पछाभ मेघ, कपासी मेघ और उच्च स्तरी मेघ। ठीक है, अब इनका जो यूज़ है क्या क्या होता है एक एक को हम देखते चलेंगे। तो जो पछाभ मेघ होते हैं, पछाभ मेघ यानी कि जिसे साइरस क्लाउड कहा जाता है, इसमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें चक्रवात, मेघ और भी इन सब चीज़ों का आगमन जो होता है इन्हीं मेघ के द्वारा होता है। यानी ये सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइप के क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? साइरस क्लाउड होता है। ठीक है, इनमें चक्रवात बनता है। तो वेग वर्षा वाला तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत ही हो रहा है। फिर कपासी मेघ, कपासी मेघ यह साफ मौसम का सूचक होता है। कपासी मेघ ये ऊर्ध्वाधर, अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो अभी हम इसको ना करते हुए पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो उच्च मेघ में आपने 3 देखा। तो उसके बाद में जो दूसरा टाइप होता है, जो दूसरा टाइप इसका होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मेघ। क्या बोलते हैं? मध्य मेघ। मध्य मेघ, मध्य मेघ जो होता है वो 2 to 7 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, इसमें अल्टो स्टेरस
अल्टोस्टेरस क्लाउड जिसे हम स्तरीय मेघ कहते हैं। उसके बाद में अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड को कापासी मध्य मेघ कहा जाता है। फिर उसके बाद में इसी का एक तीसरा पार्ट होता है, उसको ये दो ही प्रकार के होते हैं, स्तरीय मेघ और कापासी मध्य मेघ। फिर उसके बाद में निम्न मेघ होते हैं। निम्न मेघ जो आपका तीसरा पार्ट होता है वो उसमें वो 0 to 2 किलोमीटर के तहत आता है, जिसे स्तरीय कपास मेघ यानी स्टेरो क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। स्टेटो क्यूमुलस क्लाउड, इसको हिंदी में कहते हैं स्तरीय कपासी मेघ। यह एक पार्ट हो जाता है इसका। फिर उसी बाद में स्टेरस क्लाउड हो जाता है इसका, स्टेरस क्लाउड। और उसके बाद में न्यूमलो स्टेरस क्लाउड, जिसे वर्षा स्तरीय मेघ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुल मिला के इसका एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन था। और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका कुछ इसी प्रकार से है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। चौथा है ऊर्ध्वाधर विकास क्रम में अगर देखा जाए तो कापासी मेघ होता है यानी क्यूमुलस क्लाउड, और क्यूमनोलिम्बस क्लाउड जो होता है वो कापासी वर्षी मेघ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कापासी जो मेघ है ये क्या है, ये वर्षा के लिए महत्वपूर्ण मेघों में से एक है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कौन से मेघों के द्वारा वर्षा होती है, तो कापासी क्लाउड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये निम्न स्तरीय होते हैं और ऊर्ध्वाधर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इनके द्वारा भी नहीं होगा। पछाव मेघ जो होते हैं वो 15 किलोमीटर से ऊपर होते हैं, तो इनके द्वारा भी वर्षा नहीं हो सकती। उच्च स्तरीय मेघ जो होते हैं, उच्च स्तरीय यानी कि साइरस के क्यूमुलस क्लाउड में जो होते हैं, इनके द्वारा क्या होती है, वर्षा की जाती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो तिएन शान पर्वत है, एटलस पर्वत है, कमचटका पर्वत है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर क्या होगा, इसका आपके सामने ऑप्शन दिया गया। यहाँ पे भी एक गलती हुई है, यहाँ पे भी बी और सी होगा। इसको जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एटलस पर्वत उत्तरी नहीं, यहाँ पे पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका का पार्ट है। और ये मध्य नहीं, पूर्व रूस, ये पूर्व रूस में पाया जाता है कटकटका। और ये तिएन शान पर्वत दक्षिण मध्य एशिया यानी चाइना का पार्ट है। तो 2 और 3 क्या है, सुमेलित नहीं है, इसलिए बी और सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्नलिखित को लंबाई के अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो लंबाई के अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रॉकी, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय, इनमें सब में सबसे ज़्यादा लंबाई का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो घटते हुए क्रम में देखा जाए तो एंडीज सबसे बड़ा, फिर रॉकी, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस चीज़ को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर आपको विचार करना है। पहला है पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ पे है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैव विविधता होती है यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जिसे कहा जाता है, वो एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अगर संकट की कंडीशन में आ जाए तो उसको हम जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो विविधता है उसकी विशेषज्ञता डॉक्टर नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले पहचानी गई थी। और 1988 से 90 के दौरान उन्होंने 2 लेख प्रकाशित किए थे। उसमें उन्होंने जैव विविधता हॉट स्पॉट यानी कि
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में उन्होंने मेंशन किया था और बताया था कि ये एक ऐसे रीजन्स होते हैं जिनमें कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उनकी जो वेजिटेशंस होती है, जो वहाँ की जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है उसका क्षरण होने लगता है, जिससे कि वहाँ की जो जैव विविधता होती है उसका 60 to 70% क्या होता था, धीरे धीरे उसमें नाश होने लगता है, समाप्त होने लगती हैं। तो उसमें बताया गया कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं तो उनमें जो चर्चा की गई तो उसमें मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, जायरे, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के आधार पर जैव विविधता के बारे में चर्चा की गई थी। तो उपयुक्त आधार पे अगर देखा जाए तो जो आपका राइट आंसर है वो बी होगा। बी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी पूर्वी हिमालय और मध्य पूर्वी सागरीय क्षेत्र जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में आएंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि वह जो भौगोलिक जैव भौगोलिक क्षेत्र जिसकी जो जैव विविधता है वो किसी प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा संकट की स्थिति में आ गई हो, ठीक है, तो उसको जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम यहीं पे अपने आज के सेशन को विराम देते हैं। इस सेशन में 150 क्वेश्चंस है जिसका 25 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है। आने वाले टाइम पे अभी शाम तक एक वीडियो का और लाइव प्रसारण किया जाएगा जिसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विद डिटेल में आपको किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको ये सेशन का किस प्रकार से लगा, किस प्रकार से इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए ये कितना सहायक सिद्ध हुआ है और आपके अनुसार कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए इस पूरे सेशन को। उन सारी चीज़ों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।